Good morning, everyone. Today we are going to discuss Order 15. Order 15 है वो बात करता है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग. फर्स्ट हियरिंग हमने जैसे जब ऑर्डर 14 किया था तब हमने देखा था कि फर्स्ट हियरिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी अ डेट आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज. जिस दिन इश्यूज फ्रेम हुए उसके बाद जो अपना अगली डेट आएगी दैट शैल बी कंसीडर्ड एज अ डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग. फर्स्ट हियरिंग के पॉइंट पे भी बहुत सारी जजमेंट्स मिलेंगी आपको. जस्टिस आई थिंक जस्टिस कानन की पंजाब एंड हरियाणा की हाई कोर्ट की जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है. उसके ऊपर मैं आपको अगर मिली तो मैं साइटेशन ढूंढ के आपको दूंगा. तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि सीपीसी है ना कि बहुत टेक्निकल है और इसमें छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपके सूट को बिल्कुल उल्टा कर देती हैं कई बार. तो आपको उन टेक्निकलिटीज़ का पता होना चाहिए. मीन्स में अगर आप वो पेपर में लिखते हैं ना टेक्निकलिटीज़, थोड़ा सा उसका पासिंग रेफरेंस भी दे देते हैं, तब एग्जामिनर समझ जाता है कि जो कैंडिडेट है उसको सीपीसी की नॉलेज है. हालांकि सीपीसी बहुत वाइड है, इसको मेरे हिसाब से तो समझना 100% तो प्रॉपर है ही नहीं है. वैसे भी लॉ को 100% समझना तो किसी के बस की बात मानी ही नहीं जा सकती कि किसी को 100% लॉ आता हो, बिकॉज लॉ इज़ ए डायनामिक इन नेचर. तो उसकी इंटरप्रिटेशन एज पर द नीड्स ऑफ सोसाइटी चेंज होती रहती हैं. बट अगर आपको वो टेक्निकलिटीज़ पता है कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी, जिससे एग्जामिनर को लगे कि आपका मीन्स में के पेपर में आपने जो लिखा है इसको दूसरों से कुछ अच्छी सी नॉलेज है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे. और मीन्स तो सारी नंबर की गेम है. हमने मेंस में क्या करना है, सिर्फ नंबर स्कोर करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी कोशिश कर सके. जितने ज़्यादा नंबर होंगे आपके मेंस में, इंटरव्यू में आपको उतना ही आसान रहेगा और आपकी सिलेक्शन उतनी ही ईजिली होगी. तो दूसरों के ऊपर हमें एज लेना पड़ेगा, दूसरों से हमें अपना एक सुपीरियर पॉइंट दिखाना पड़ेगा. तो वो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ ही होती हैं. तो सबसे पहले हम करेंगे आज ऑर्डर 15. ऑर्डर 15 मीन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. एक बार इसको आप बेयर लैंग्वेज को रीड करें और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझें, क्योंकि अगर ऑर्डर 15 पे क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपके पास बेयर एक्ट्स होंगे और आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, अगर आपको बेयर एक्ट की हेल्प भी लेनी पड़ जाए तो. पार्टी इज़ नॉट एट इशू. सिंपल है, हेडिंग ही बता रही है कि पार्टीज़ के बीच में इशू है ही नहीं. मतलब प्लेंटिफ ने एक चीज़ एलिज की, डिफेंडेंट ने उसको डिनाई नहीं किया या एडमिट कर लिया, तो वो पार्टीज़ का इशूज़ तो बनेगा ही नहीं. पार्टीज़ के इशू कहाँ पे बनेंगे? when plaintiff said one thing और defendant denies that thing, तो उस पर इशू फ्रेम होगा. पर अगर यहाँ डिनाई नहीं किया या एडमिट कर लिया तो पार्टीज के बीच में इशू नहीं होगा. तो here they are saying where at the first hearing of the suit it appears that parties are not at issue on any question of law or of fact, the court may at once pronounce the judgment. मतलब कि एट द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जब आपने रिटन स्टेटमेंट दे दी, पार्टीज को एग्जामिन कर लिया कोर्ट ने अंडर ऑर्डर 14, तो कोर्ट देखेगी वेदर द पार्टीज आर एट एनी इशू और नॉट, कि दोनों के बीच में कोई इशू बनता भी है कि नहीं है. अगर इशू बनता है देन द कोर्ट विल फ्रेम द इशूज. अदरवाइज कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी. जजमेंट वो प्रोनाउंस करेगी जो प्लेंटिफ ने सपोज को बोला होगा कि मेरे को डिफेंडेंट से 10,000 रुपये लेने हैं. डिफेंडेंट ने उसको डिनाई नहीं किया या एडमिट कर दिया कि हाँ जी मेरे को इसके 10,000 रुपये देने हैं. देन द कोर्ट विल पास द जजमेंट फॉर पेइंग द डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ रुपीज़ ऑफ 10,000 रुपीज़, कि आप 10,000 रुपये इसको पे कर दो. द कोर्ट विल डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू पे द प्लेंटिफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000, कि आप उसको 10,000 रुपये पे कर दो. वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स नॉट एट इशू, मतलब कि एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और उसमें से एक डिफेंडेंट का प्लेंटिफ के साथ इशू ही नहीं है. मतलब कि या तो उसने एडमिट कर लिया या उसने डिनाई ही नहीं किया. वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन एंड एनी ऑफ वन ऑफ द डिफेंडेंट इज़ नॉट एट इशू विद द प्लेंटिफ और ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट, मतलब कि दो से ज़्यादा डिफेंडेंट है, उसमें से एक डिफेंडेंट का कोई भी इशू नहीं अराइज हो रहा विद रिगार्ड टू क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर, द कोर्ट में एट वंस
pronounce judgment for or against such defendant and the suit shall proceed only against the other defendants। मतलब कि सपोज करो कि ए ने सूट फाइल किया, बी, सी और डी। डी के विद रिगार्ड टू डी कोई भी इशू नहीं है, ना लॉ का इशू है ना कोई फैक्ट का इशू है। तो इस केस में कोर्ट है विद रिगार्ड टू डी तो जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी और बी और सी के रिगार्डिंग आगे सूट प्रोसीड हो जाएगा। फर्दर दे आर सेइंग whenever a judgment is pronounced under this rule, decree shall be drawn up in accordance with such judgment and the decree shall bear the date on which the judgment was pronounced। सबसे पहले याद रखिए कि प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि जो डिक्री के ऊपर डेट आती है वो जिस दिन डिक्री बनती है उस दिन की डेट नहीं होती, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है उस दिन की डेट लिखी जाती है डिक्री पे। तो वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि सपोज करो कि 3 हमने देखा कि डिफेंडेंट से डी के अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस हुई 1 जनवरी 2020 और बी और सी के साथ आगे लिए प्रोसीड करता रहा सूट और इनका सूट डिसाइड हुआ 1 मई 2020। तो जो तो ए के रिगार्डिंग डिक्री प्रोनाउंस हुई अब बनेगी तो उस पर डेट डलेगी 1 जनवरी 2020। जो बी और सी के अगेंस्ट डिक्री बनेगी उसके ऊपर डेट बनेगी 1 मई 2020। तो जिस दिन जिस डिफेंडेंट के अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस की गई है उसकी डिक्री के ऊपर भी वही डेट डलेगी। पार्टीज एट इशू मतलब कि यहाँ पे आ गया कि पार्टीज इशू पे हैं। वेयर द पार्टीज आर एट इशू ऑन सम क्वेश्चन ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट, कि पार्टीज के बीच में कोई इशू है रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब कि सपोज करो लिमिटेशन का इशू है, या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब कि ए बोल रहा है कि मैंने 10,000 लेने हैं और बी डिनाई कर रहा है, या बोल रहा है कि आई हैव ऑलरेडी पेड टू हिम। तो दोनों के बीच में इशू आ गया विद रिगार्ड टू फैक्ट एंड इशूज हैव बिन फ्रेम्ड बाय द कोर्ट। उसके ऊपर कोर्ट ने इशूज फ्रेम कर दिए एज हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड। वाई दे हैव यूज द वर्ड हेयर इन बिफोर? बिकॉज द इशूज आर फ्रेम्ड अंडर ऑर्डर 14। इसीलिए हेयर इन बिफोर इसके ऊपर जो प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंगली इशू फ्रेम हो गए हैं। ऑर्डर 14 इज विद रिगार्ड टू द फ्रेमिंग ऑफ इशूज। हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, कोर्ट की सेटिस्फैक्शन के ऊपर है, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट नो फर्दर आर्गुमेंट और एविडेंस दैट द पार्टीज कैन एट वंस एड्यूस इज रिक्वायर्ड अपॉन सच ऑफ द इशूज as may be sufficient for the decision of the suit and that no injustice will result from proceeding with the suit forthwith, the court may proceed to determine such issue and if the findings thereon is sufficient for the decision may pronounce judgment accordingly, whether the summons has been issued for the settlement of issues only or for the final disposal of the suit। मतलब कि जब कोर्ट के सामने केस आ गया सॉरी, जब दोनों पार्टीज ने अपनी प्लीडिंग्स दे दी और जो उसके एविडेंसेस थे साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उन डॉक्यूमेंट्स को देख कर के कोर्ट को लगा कि देयर इज़ नो नीड टू गेट मोर एविडेंस, कि उसको सेटिस्फाइड है कि जितना एविडेंस दिया है इन्होंने अभी तक उससे डिक्री ड्रॉ की जा सकती है, जजमेंट प्रोनाउंस की जा सकती है। then the court can pronounce the judgment on the basis of those documents। कोर्ट को लगता है कि और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, जितने इन्होंने दे दिए उतने ही हैं और किसी भी पार्टीज को इनजस्टिस नहीं होगा, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसकी जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी उन इश्यूज़ के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो सम्मन्स इशू हुए थे डिफेंडेंट को, इट इज़ फॉर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। क्योंकि कोर्ट जब इशू करेगी समन उसमें पर्पस बताएगी कि आपके रिगार्डिंग कि यहाँ पे इश्यूज फ्रेम करने हैं, जैसे डिफेंडेंट अपीयर हो गया उसके बाद आगे जिमनी ऑर्डर डलेगी कि नेक्स्ट डे को हमने सम इश्यूज फ्रेम करने हैं, तो उसमें अगर कोर्ट फाइनल डिस्पोजल कर देती है तो उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होगी। ये एग्जाम्पल एक आपको छोटी सी बताता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम्पल से पता लग जाएगा कि कोर्ट फाइनल डिस्पोज कैसे कर सकती है। सपोज करो ए ने बी के अगेंस्ट फॉरेन जजमेंट ले ली कि इसने ए ने बी से 10,000 रुपये लेने हैं। अब या तो इसके अगेंस्ट वो क्या कर सकता था,
मनी डिक्री है 44A में जाकर के, जैसे हमने फॉरेन जजमेंट में किया था कि 44 में ए में जाकर के एग्जीक्यूशन ले सकता है डायरेक्टली, पर उसने वो नहीं किया। ए ने एक सेपरेट सूट फाइल किया फॉर रिकवरी ऑफ सूट फॉर 10,000 रुपीज़ अगेंस्ट बी। तो उसने उस सूट में ए ने क्या किया, जो फॉरेन जजमेंट की कॉपी थी उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगा दी। बी ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं की जो सेक्शन 13 में प्रोवाइड की गई हैं, क्लॉजेज जो दिए गए हैं, और ना ही उसने कोई उसकी लीगैलिटी या उसकी सर्टिफिकेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन रेज की। इन दैट केस जब कोर्ट ने वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट देखी, देन द कोर्ट थिंक्स कि ये तो सफिशिएंट है, इसके ऊपर हम बी के अगेंस्ट 10,000 की डिक्री पास कर सकते हैं, क्योंकि बी ने इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं की है। अगर हम जजमेंट पास करते हैं, डिक्री बनती है, तो इससे बी को कोई इनजस्टिस नहीं होगा। इन दैट केस द कोर्ट कैन प्रोनाउंस अ जजमेंट अगेंस्ट बी, वो 10,000 रुपये के लिए वो कर सकती है। आगे है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द समन्स हैज़ बीन इशूड for the settlement of issues only, the parties or their pleaders are present and none of them objects। मतलब कि जो ऊपर हमने सेटलमेंट की बात की कि कोर्ट इशू सेटल करते टाइम देखती है कि इश्यूज है कि नहीं है, या इशू सेटल कर दिए उसके बाद कि कोर्ट ने देखा कि जजमेंट प्रोनाउंस की जा सकती है, तो हम क्या देखेंगे कि जो समन्स इशू किए हैं, अगर तो डिस्पोजल ऑफ द केस के लिए किए हैं, देन द कोर्ट इज़ फ्री टू pass the judgment, but in case the summons were issued for the framing of the issues settlement के लिए समन किए गए हैं, then the court will not pronounce the judgment right away, the court will have to get the objections from the parties or their pleaders, कि जो पार्टीज़ हैं या उनके प्लेडर्स हैं उनसे पूछेगी कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है। अगर तो बोलते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, देन द कोर्ट कैन राइट अवे पास द जजमेंट जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली। अदरवाइज द पार्टी हैज़ टू डिसाइड द ऑब्जेक्शन ऑफ द प्लीडर्स और द पार्टीज फर्स्ट। फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस, सॉरी अपना रूल सब रूल 2 रह गया, वेयर द फाइंडिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर द डिसीजन, द कोर्ट शैल पोस्टपोन द फर्दर हियरिंग ऑफ द सूट and shall fix a day for the production of such further evidence or for such further argument as the case requires। मतलब कि जो एविडेंसेस कोर्ट के आगे आए हैं, they were not sufficient to pronounce the judgment, तो उसमें कोर्ट क्या करेगी, प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर देगी एंड द कोर्ट विल फिक्स द डे फॉर कि आप एड्यूस कर सको, दे सको कुछ और एविडेंसेस, या कोर्ट को लगता है कि कुछ आर्गूमेंट्स करवाने ज़रूरी हैं तो कोर्ट उस आर्गूमेंट्स के लिए डेट को फिक्स कर देगी। आगे है फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस, वेयर द समन्स हैज़ बीन इशूड फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। मतलब कि जो कोर्ट ने समन्स इशू किए थे वो फ्रेमिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए नहीं किए थे, मतलब कि फाइनल डिस्पोजल के लिए किए थे सूट, एंड आइदर पार्टी फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज। अगर तो सफिशिएंट कॉज है तो कोर्ट ऑब्वियसली टाइम देगी, हमने जैसे पहले डिस्कस किया है। Either party fails without sufficient cause to produce the evidence on which he relies, कि वो एविडेंस देने प्रोड्यूस करने के लिए फेल कर गया, he fails to produce that evidence on which the party is relying upon, कि जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहा है वो एविडेंस ही नहीं लेके आया और उसके पास ना लाने के लिए कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं है। द कोर्ट मे इसलिए क्या है, क्योंकि ऊपर सफिशिएंट कॉज है तो साथ में मे वर्ड यूज़ किया कि अगर उसके पास sufficient cause आ गया then the court will grant him time, if he is not having the sufficient cause then the court may pass any judgment or may pass any other order। फिर भी अगर sufficient cause नहीं है, कोर्ट को लगता है कि टाइम देना चाहिए तो भी दे सकती है। may at once pronounce judgment, या तो जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी, और may if it thinks fit after framing and recording issues adjourn the suit for production of such evidence as may be necessary for its decision upon such issues। मतलब वही कि अगर तो सफिशिएंट कॉज है तो कोर्ट उसको टाइम दे देगी एविडेंस लाने के लिए, अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज नहीं है तो कोर्ट दो चीज़ कर सकती है। कोर्ट क्या कर सकती है, या तो जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है, और दूसरी चीज़ क्या कर सकती है, कोर्ट इश्यूज फ्रेम करने के बाद उसको टाइम दे देगी अपनी मर्जी से कि आप अपना एविडेंस अगली डेट पे ले आना। तो इसीलिए उन्होंने वर्ड में यूज़ किया है।
इसके साथ हमारा ऑर्डर 15 ख़त्म होता है। ऑर्डर 15 की बेयर लैंग्वेज आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़रूरी है मीन्स के लिए, आपको पता होना चाहिए। अगर कई बार आप मीन्स का जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ना, तो आपको पासिंग रेफरेंस में ऑर्डर 15 के बारे में बताना पड़ जाता है। जैसे कि हम जब पासिंग रेफरेंस का बता रहा हूँ, जैसे कि हम जब डिस्कस करेंगे टॉपिक फ्रेंडली सूट, हमने ऑर्डर 14 पढ़ लिया, उसमें ऑर्डर 14 रूल 6 एंड 7 दोनों कर लिए हमने। जो जब हम फ्रेंडली सूट करेंगे डिस्कस टॉपिक, तो उसमें हम देखेंगे कि फ्रेंडली सूट के जो इश्यूज हैं वो ऑर्डर 14 रूल 6 एंड रूल 7 के अंदर इश्यूज फ्रेम होते हैं। तो अगर आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं मेंस में ऑर्डर 14 के ऊपर, अपना सॉरी फ्रेंडली सूट के ऊपर, और फ्रेंडली सूट के बारे में लिखते हुए अगर आप पासिंग रेफरेंस में इतना लिख देते हैं कि द इश्यूज अंडर फ्रेंडली सूट कैन बी फ्रेम्ड बाय द कोर्ट अंडर ऑर्डर 14 रूल 6 एंड 7, तो जो एग्जामिनर है उसको माइंड में आ जाता है कि इसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, इसको नॉलेज है। तो हमने अपनी नॉलेज मीन्स में दिखानी है। प्री में आपकी नॉलेज अच्छी तरह से चेक नहीं होती, प्री में नो डाउट आपको पता होना चाहिए, पर प्री ज़्यादा जो है वो क्रैमिंग की गेम बन गई है आजकल। आप जितना क्रैम कर सकते हैं उससे आपको प्री क्लियर करना आसान हो जाता है। जब हम प्री की क्लासेस लेंगे और या प्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्री के लिए आपको क्या क्या चीज़ क्रैम करने की ज़रूरत है, पर आपको मीन्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको सोचे कि सारा पेपर क्रैमिंग वाला आता है, प्री में नहीं, कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए और क्रैमिंग भी होनी चाहिए। प्री क्लियर तभी होगा आपका। प्री क्लियर करने के बाद मेंस में जो है आपकी नॉलेज प्रॉपर टेस्ट की जाती है, आपको अच्छी नॉलेज है कि नहीं है, तो वही आपका पॉइंट है, वही टाइम है आप अपनी नॉलेज दिखा सकते हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको पासिंग रेफरेंस में जब लिखेंगे, थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइटेड होगी, तो जो एग्जामिनर है उसकी निगाह जब पड़ेगी ना, तो उसके माइंड में अपने आप आएगा कि इस कैंडिडेट को नॉलेज अच्छी है, तो ऑब्वियसली आपको बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए आपको पासिंग रेफरेंसेस का भी पता होना चाहिए। तो इसको आप अच्छी तरह से करिए। तो अगले टॉपिक में हम करेंगे सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। पहले सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट करेंगे, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि पासिंग रेफरेंस कैसे कैसे करना है। मेंस के लिए आप बड़ी ज़ोरों से तैयारी करिए, जल्दी आपका मेंस का मीन्स पेपर की अब नोटिफिकेशन आएगी। जब पेपर की नोटिफिकेशन आएगी तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अब प्री के साथ ही इन्होंने जल्दी मेंस ले लेना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि पहले ही बहुत प्रोसीजर डिलेज हो चुके हैं ये कोविड की वजह से। तो इस वजह से आप जल्दी से जल्दी इसको जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जितना मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उतना ही आपके लिए प्री ईजिली हो निकलेगा आपका। जो प्री की क्लासेस हैं विद रिगार्ड टू क्रैमिंग वाला पार्ट या इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो मैं आपको सारे बता दूँगा। थैंक यू।